वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अभ्यास प्रश्नों से। तो अभ्यास प्रश्न आगे का करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से कराना है हमको। 8 से 13 तक आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। जो सामान्य नेत्र होते हैं 25 सेंटीमीटर से निकट क्यों नहीं देख पाते सुस्पष्ट। वैसे तो दूर तक अनंत तक देखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 25 सेंटीमीटर से निकट देखने पर दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आंसर में हम लिख सकेंगे क्योंकि मानव नेत्र की सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से निकट तो देखा जा सकता है, परंतु नेत्र में क्या होता है? तनाव होता है, जिससे सरदर्द जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रखी गई है, वह कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कितनी भी दूर रखी वस्तुओं को आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है और अधिकतम अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक देख सकते हैं। पच्चीस सेंटीमीटर से कम दूरी पर देखने पर नेत्र में खिंचाव होता है, जिसके कारण सर दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो क्या कह रहा है? तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा? तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो कह रहा है जब हम नेत्र किसी वस्तु की दूरी को किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। तो वस्तु की दूरी को, अगर स्वस्थ नेत्र है तो किसी भी वस्तु की दूरी को चाहे जितना घटा दे, 25 सेमी से कम तो नहीं घटा सकते क्योंकि सर दर्द हो जाएगा, नेत्र में खिंचाव होगा। यह पहले आंसर सुन चुके हैं। अब 25 सेंटीमीटर से दूर कितनी भी दूरी को हम बढ़ा सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कितनी भी दूरी को बढ़ाएंगे, परंतु क्या उसका प्रतिबिंब रेटिना से कहीं और बनेगा अगर स्वस्थ है? नहीं। वह जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं वह अभिदृश्यक लेंस को अपने हिसाब से समायोजित करके उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? रेटिना पर ही बनाती हैं। तो वस्तु की दूरी घटाने या बढ़ाने से उसके प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं जब हम नेत्र की किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। तो
नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। पक्षमाभी मांसपेशियां अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर प्रतिबिंब स्पष्ट बनाते हैं। हम लिख सकेंगे, जब हम नेत्र की किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं वह अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर उसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? रेटिना पर ही बनाती हैं, उल्टा तथा वास्तविक बनाते हैं। इसका आंसर ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परंतु क्या वास्तव में वो आगे पीछे होते रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तारे अपनी जगह पर रहते हैं, अपने सेंटर पॉइंट पर रहते हैं। वायुमंडल में जो अपवर्तन है, प्रकाश किरणें जब वहाँ से आपतित होती हैं, आती हैं, तो वायुमंडल में विभिन्न परतों के कारण उनका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। उसी अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ से प्रकाश जब होकर आता है, विभिन्न परतों में प्रवेश करता है, तो जो अभिलंब उसके तारों और हमारी आँख के बीच जो अभिलंब होता है, वह अपवर्तन पहले क्या होता है? जो वायु वगैरह होती है, तो वायु के ऊपर तो कोई परत नहीं होती। ऊपर से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? एक विरल माध्यम माना जाता है। विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आता है। जब विरल माध्यम से होकर प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस तरह से झुकते हुए प्रकाश किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं, तो तारे हमको क्या होता है? विभिन्न अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तारे उसके नज़दीक होते हैं परंतु हमें थोड़ी सी ऊंचाई पर दिखाई देता है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब हमको नहीं दिखाई देता। तारों का क्या दिखाई देता है? आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ लिखेंगे, जिससे तारों की स्थिति आभासी हो जाती है और तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? प्रकाश में वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वायुमंडल तारे की प्रकाश को अभिलंब की ओर झुकाता चला जाता है, जिससे तारों की स्थिति क्या प्रतीत होती है? आभासी प्रतीत होती है और तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो देखेंगे, जो ग्रह होते हैं वह तारों की अपेक्षा क्या होते हैं? पृथ्वी के निकट होते हैं। ग्रह जो होते हैं तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होते हैं, जिससे इनका अपवर्तन कुछ ही बार हो पाता है। तो जो इनका औसत अपवर्तन होता है वह मिलाकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिससे क्या कह सकते हैं? तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब नहीं, यह निकट पृथ्वी के निकट होने के कारण यह वास्तविक में दिखाई देता है, वास्तव में दिखाई देता है, जिसके कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते दिखाई देते।
तो इसका उत्तर लिखेंगे ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होते हैं और इनका संपूर्ण अपवर्तन या कह सकते हैं औसत अपवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत अपवर्तन शून्य हो जाता है, जिसके कारण तारे तो टिमटिमाते दिखाई देते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं दिखाई देते। क्या लिखें? जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं दिखाई देते। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? प्रश्न नंबर 12 है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता? जब सूर्य का उदय होता है या जब सूर्य डूबने लगता है तो हम देखते हैं क्या होता है कि सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? जब सूर्य हमारे सर पर आता है तो उसका श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, परंतु सुबह या शाम के समय वह लाल ही क्यों दिखाई देता है? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो जो सूर्योदय जब होता है, ये है हमारी पृथ्वी। क्या है ये हमारी पृथ्वी। हम यहीं किसी छोर पर हैं। तो जब सूर्य होगा, उदय होगा तो पूर्व साइड में होगा। जब पूर्व साइड में सूर्य का उदय होता है तो ये जो है इससे इसकी दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जब सूर्य पृथ्वी के क्षितिज पर होता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जब यह सूर्य चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के एकदम लंबवत हो जाता है, इस तरह से यहाँ कहीं होता है, तो क्या देखा जाता है कि पृथ्वी के निकट दिखाई देता है। सूर्य कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी के निकट दिखाई देता है जब लंबवत होता है। परंतु जब ईस्ट तरफ या जब डूबने लगता है उधर तरफ, तो ये जो सूर्य है क्षितिज पर होता है। क्षितिज पर होने के कारण इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो दूरी होने के कारण बाकी रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। बाकी 6 रंगों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है, बैंगनी वगैरह का। तो प्रकीर्णन होने के कारण बाकी रंग, तो प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है? फैल जाना। तो फैल जाते हैं तो कौन सा कलर बचता है? लाल बचता है। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण वह लाल रंग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। क्या लिखेंगे? जिसके कारण ही लाल रंग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे सूर्योदय के समय सूर्य पृथ्वी के क्षितिज पर होता है और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। तो श्वेत रंगों के प्रकीर्णन के कारण क्या लिखेंगे? श्वेत रंगों के प्रकीर्णन, बाकी रंगों के लिए भी लिख सकते हैं, बाकी रंगों के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं।
और एक तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी रंग का क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, लाल रंग ही पहुंच पाए, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बाकी रंग का इससे कम होता है, बैगनी का तो सबसे कम होता है। तो ये इतने दूर तक दूरी तय ही नहीं कर पाते, ये सब पहले ही फैल जाते हैं प्रकीर्णन के कारण, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ही यह लाल रंग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। बाकी क्वेश्चन में जो कह रहा था इतना ही आंसर बहुत है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, काला क्यों प्रतीत होता है, काला क्यों प्रतीत होता है। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो हम जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर, वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के ढके हुए आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी चारों ओर से ढकी हुई है, किससे, वायुमंडल से, तो जिसके अपवर्तन के कारण इसमें बैगनी रंग का अपवर्तन अधिक होता है, तो इसके अपवर्तन के कारण नीले रंग का हमको आकाश दिखाई देता है। जो बैगनी रंग है वो फैला हुआ दिखाई देता है, तो फैला हुआ बैगनी कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। तो इसके प्रकीर्णन के कारण ही हमको पृथ्वी से देखने पर आसमान का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। परंतु हम जब वायुमंडल से बाहर जाएंगे, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायुमंडल धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है, और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल ख़त्म हो जाता है। तो वायुमंडल ख़त्म हो जाएगा तो अधिक ऊंचाई से हम देखेंगे तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं क्या, वायुमंडल, आसमान में, अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण ही आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। वायुमंडल ना होने के कारण आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता, काला प्रतीत होता। क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।